बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अहम खबरें आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो मादनियात वाला मामला है, और मादनियात वाले मामले पे एक नई चीज़ अब अंडर डिस्कशन आ गई है कि माइनस इमरान खान। देखिए, इस पे सूबाई हुकूमत पे इस वक्त शदीद दबाव है, और ये दावा किया जा रहा है, जिसकी तरदीद सूबाई हुकूमत ने नहीं की, कि ये वफाक से एक बिल जनरेट हुआ और इसको सूबों में भिजवाया गया अपनी मर्जी से, और सूबों को डेडलाइन दी गई कि आप इस बिल को इतने अरसे के अंदर पास करवा के हमें दे दें, यानी आप ये इख्तियारात हमें दे दें और इतने अरसे के अंदर दे दें। अब इसके ऊपर एक तफसीली रिपोर्ट भी आ गई है कि ये बिल है क्या, इसके अंदर क्या लिखा है, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं या जो आम पाकिस्तानी हैं वो इस बिल के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। नंबर एक ये है कि ये क्या माइनस इमरान खान है, ये डिस्कस हो रहा है कि इमरान खान के बगैर आप इतना बड़ा फैसला कर कैसे सकते हैं। वहाँ पे मैंडेट इमरान खान का है, लोगों ने इमरान खान के नाम पे वोट दिया है, उन लोगों को भी वोट दिया जिन्हें लोग जानते ही नहीं थे, और इमरान खान साहब की वजह से वहाँ पे एक हुकूमत है। वो हुकूमत इतना बड़ा फैसला करने जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के सारे वसाइल उसके साथ जुड़े हैं, और वो फैसला करने से पहले वो इमरान खान साहब से बात भी नहीं कर रही। इससे पहले वो हर बात में कहते हैं जी हम जरगा करना चाहते हैं, और आज इसके ऊपर जरगा भी नहीं कर रही। और ये बहुत बड़ा फैसला है, दबाव बहुत ज़्यादा है, सूबाई हुकूमत के ऊपर बहुत प्रेशर है। इसी वजह से मैंने देखा कि मुजम्मिल असलम साहब और शेख वकास अकरम साहब, इनको अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इनसे करवाई गई, और उसमें बिल की जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो बयान की गई। यानी उसमें जो दावे किए गए वो मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूं कि उन्होंने दावे क्या किए। वो ये कहते हैं जी कि 50% शेयर के साथ ऑयल एंड गैस के हवाले से हमने पहले भी मुआहदा किया है, पाकिस्तान की तारीख के बेहतरीन हमने मुआहदे किए हैं, हम बेहतरीन अंदाज में मामला चला रहे हैं। मिनरल्स और माइंस की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। खैबर पख्तूनख्वा ने 50% शेयर के साथ ऑयल एंड गैस के हवाले से पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम और मुफीद मुआहदा किया है। ये मुजम्मिल असलम साहब ने कहा। शेख वकास अकरम साहब भी इनके साथ बैठे थे, ये अली अमीन गंडापुर साहब के साथी हैं, और वो अब ये साबित करना चाह रहे हैं गंडापुर साहब कि ये मैं सूबे के मफाद में कर रहा था और इसको रोकने वाला माफिया है। जबकि दूसरी जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको मानने के लिए भी तैयार नहीं है। मिसाल के तौर पर 10 अप्रैल के हवाले से पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे हुए, खासतौर पर पंजाब में बहुत ज़्यादा मुजाहरे हुए। हमने ये देखा कि आलिया हमजा अब नंबर ले रही हैं बाकी पार्टी के ऊपर, और पंजाब के अंदर ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुई हैं अगर आप उसका मवाजना करें खैबर पख्तूनख्वा से या बाकी सूबों से, जहाँ पे लोगों को ज़रा सा मार्जिन मिला, लोग निकले, लोगों ने निकल के रैली निकाली, एहतजाज किया। हालांकि ये वर्किंग डे है, जुमेरात का दिन है, इसके बावजूद लोगों ने रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ निकलकर 3 साल मुकम्मल हुए हैं तो लोगों ने अपने गमो गुस्से का इजहार किया और एहतजाज किया, और जगह जगह पे ये हुआ है। मैं आपके साथ विजुअल शेयर करता चला जाऊँ तो कौन सा शहर है जहां पे लोग नहीं निकले और लोगों ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। तो आलिया हमजा साहबा काफी अच्छा काम कर रही है पंजाब में। उन्होंने ये भी हुक्मनामा जारी किया था कि अरकान असेंबली इमरान खान साहब के केसेस में अदालत में पहुंचे, स्पेशली जो है लाहौर हाई कोर्ट, और वो पहली मरतबा ऐसा देखा कि वो खचाखच भरा हुआ था, लोग वहां पे पहुंचे। यानी अब लीडर जो है उसके पीछे लोग भी आएंगे, वो लोग जिन्होंने लीडर के नाम पे वोट लिए हैं वो भी आएंगे, और इसीलिए बहुत सारे लोगों को आलिया हमजा से तकलीफ है कि वो काम करवाती हैं, वो ड्यूटियां लगाती हैं, वो कहती हैं जी आपको आना पड़ेगा, वो खुद भी पहुंचती हैं, खुद भी मार खाती हैं और बाकियों को कहती हैं कि आप भी मार खाएं। ये नहीं हो सकता कि आप घर बैठे MP MNA बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, आप हुकूमत में आ जाएं, ये नहीं हो सकता। आपको कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, आपको सख्तियां भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। देखिए, ये तो एक अपनी पॉलिटिक्स की बात है ना। आप अगर आप मुल्क के लिए लड़ रहे हैं तो मार खाने में क्या हर्ज है। बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने मार खाई है, उन्होंने ना कभी MPA बनना है, ना MNA बनना है, ना उन्होंने कभी कोई इलेक्शन लड़ना है, ना उन्होंने काउंसलर बनना है, ना उन्हें कोई शाबाश मिलनी है, लेकिन वो तारीख के अंदर मार खाते चले गए। लेकिन तकरीबन 20,000 से ज्यादा बंदे हैं जिन्होंने मार खाई है, ये गिरफ्तारियों वाले बता रहा हूं। वैसे जिन्होंने मार खाई है वो तो लगभग 1 लाख के करीब होंगे, इससे ज्यादा होंगे। अब जिन लोगों ने मार खाई है, इतने सारे कत्ल हो गए, उन्होंने क्या बनना है। अक्सरियत को तो कोई याद भी नहीं रखेगा, लेकिन वो लोग अपने मुल्क के लिए खड़े हुए, उन्होंने मार खाई और उन्होंने कहा जमहूरियत होनी चाहिए हमारे मुल्क में, और इमरान खान का उन्होंने साथ दिया है इस मुश्किल वक्त में। तो नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि यह बिल बहुत अच्छा है, लिहाजा इस बिल को जो है वो पास कर दिया जाए। बिल के अंदर क्या है ये मैं आपको बताता हूं, फिर मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं कि यह बिल पास कैसे होगा। एक दो चीजें आप अपने ज़हन में रखें। ज़राए ने यह दावा किया है कि कुछ भी हो जाए, यानी हालात जितने मर्जी खराब हो, यह बिल पास होना ही होना। ये मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया कि यह बिल पास हर हाल में करवाया जाएगा, जैसे कि 26वीं आईनी तरमीम करवाई गई थी। उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने अंदर से सहूलतकारी की थी, जिसके नतीजे में 26वीं आईनी तरमीम हो गई थी।
कुछ लोग डटे रहे थे आखिरी वक्त तक के लिए, बड़ी उन्होंने कोशिश की और वो बड़े रंजीदा थे जब 26वीं आईनी तरमीम हुई। जैसे कि शाहिद खटक है, उन्होंने बड़ा जोर लगाया था, कुछ और लोग हैं उन्होंने बड़ा जोर लगाया था, लेकिन कुछ लोग कंप्रोमाइज हो गए थे, उन्होंने अपने लोगों को डराना भी शुरू कर दिया था, तनहा भी छोड़ दिया था। फिर अल्टीमेटली जो है वो हो गया जो होना था। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम जैसे मंजूर हुई वैसे ही इसको मंजूर करवाया जाएगा। क्या ये किया जाएगा? इसके लिए पैसा भी खर्च किया जाएगा। अब ये जिन इलाकों में मादनियात हैं वहां पे आने वाले दिनों में कुछ हालातों वाकयात, और ये जुमला आपने याद रखना है, आने वाले दिनों में कुछ वाकयात को जवाज बनाकर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी ऑपरेशन के हक में फेडरल हुकूमत के साथ खड़ी हो जाएगी। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में मुझे जितने लोग मिले वो सबके सब ये कहते हैं कि किसी सूरत भी हम अपने सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। वो शदीद मुखालिफ हैं ऑपरेशन के, लेकिन कुछ वाकयात आने वाले दिनों में हो सकते हैं। क्योंकि मेरा एक सोर्स है, उसने मुझे ये 2-3 चीजें बताई। उन्होंने कहा इमरान भाई ये बिल भी पास होगा और इसके बाद ये जिन इलाकों में मादनियात हैं उन इलाकों के अंदर ऑपरेशन भी होंगे और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खुद ऑपरेशन करवाएगी। तो मैंने कहा जी वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्यों ऑपरेशन करवाएगी? वहां के अवाम सख्त खिलाफ है। उन्होंने कहा जी कोई भी ऐसा वाकया हो गया तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खुद ऑपरेशन का हिस्सा बन जाएगी, आप बेफिक्र रहें। तो बहरहाल ये अब वाकयात को जवाब बनाकर केपी की हुकूमत भी ऑपरेशन के हक में आएगी, ये दावा किया है जराए ने। अब देखते हैं कि ये होता है या नहीं होता। अब जो एक इसके बारे में डिटेल के साथ रिजवान गलज़ई साहब हैं, ये बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं और इन पे मुझे बड़ा प्राउड है। शहीद अरशद शरीफ के स्टूडेंट हैं और इन्होंने साबित किया कि ये अरशद शरीफ के ही तालिब इल्म है। और जिन चंद लोगों को देखकर मुझे बड़ी उम्मीद जागती है पाकिस्तान की सहाफ़त में, उनमें एक रिजवान गलज़ई साहब भी हैं। वो फरमाते हैं, जनाब उन्होंने उसकी डिटेल लिखी है, रिपोर्ट उनकी अपनी है, वो छप गई है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। खैबर पख्तूनख्वा का माइंस एंड मिनरल्स एक्ट ना सिर्फ आइन के खिलाफ है बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल, मकामी रोजगार और अवामी मफाद के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। नंबर 1 उन्होंने पॉइंट लिखा है वफाकी मुदाखलत। सेक्शन 2Y के मुताबिक फेडरल मिनरल विंग को यह इख्तियार दिया गया है कि वो कानकुनी और मादनियात के शोबे से मुताल्लिक कारोबारी मामलात को आइन और हुकूमत पाकिस्तान के रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत चलाए, जबकि आइन की 18वीं तरमीम के बाद यह इख्तियार सिर्फ सूबों को हासिल है। वफाकी हुकूमत को मादनियात में दखल देने का कोई आइनी इख्तियार नहीं है सवाए रेडियो एक्टिव मादनियात या किसी हद तक तेल और गैस जैसे मखसूस मामलात में। यानी ये जो इख्तियार पहले सूबाई हुकूमत के पास था, ये फेडरल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। शेड्यूल 1 में सूबाई हुकूमत को यह इजाजत दी गई है कि वो फेडरल मिनरल विंग की रहनुमाई पर दूसरे मादनियात को स्ट्रेटेजिक या नायाब मादनियात की फहरस्त में शामिल कर दे। यह रहनुमाई मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी के जरिए होगी। यानी ये भी तब्दील कर दिया कि अब सूबाई हुकूमत के पास ये उस तरह से इख्तियार नहीं होगा, ये इजाजत जो पहले थी अब उनके पास नहीं होगी, ये MIFA के जरिए होगी। लेकिन हकीकत में सेक्शन 20FJHK के मुताबिक ये रहनुमाई दरअसल लाजमी अहकाम की सूरत में होगी, यानी सूबाई इदारे वफाक की बात मानने के पाबंद हो जाएंगे। सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला। सेक्शन 10(7) में वादे तौर पर यह लिखा है कि सूबाई लाइसेंसिंग अथॉरिटी फेडरल मिनरल विंग यानी वफाक की हदायत के मुताबिक ही कानकुनी के लाइसेंस देगी, इनकी तजदीद करे या इनका तबादला, मुंतकली, नीलामी या बोली करवाएगी। सेक्शन 10(8) में यहां तक कहा गया है कि अगर इन हदायत पर अमल ना किया गया तो यह जुर्म होगा। यानी पूरी तरह से वफाक के कंट्रोल में चीजें जा रही हैं। यानी अब यहां की जो मिनरल्स हैं वो अली अमीन गंडापुर या उनकी काबीना नहीं, शहबाज शरीफ और उनकी काबीना कंट्रोल करेगी। और शहबाज शरीफ कंट्रोल करेगा तो शहबाज शरीफ कहां से करेगा? कंट्रोल तो वो करेंगे जो शहबाज शरीफ को लेकर आए हैं। मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी MIFA पर वफाकी कंट्रोल। सेक्शन 21 में कहा गया है कि MIFA सूबाई हुकूमत को सिफारिशात देगा, लेकिन सेक्शन 21 की झेली शिकों में इसे लाजिम करार दिया गया है कि MIFA सिर्फ वही तजावीज देगा जो फेडरल मिनरल विंग फ्राहम करेगा। तजावीज भी जो देनी है वो उनकी मर्जी से देनी है। तसव्वुर करें एक ऐसा इदारा जिसमें सूबाई वुज़रा और सेक्रेटरी शामिल हों, वो सिर्फ वही तजावीज दे सकेंगे जो वफाकी हुकूमत कहेगी। यानी सूबाई वजीर शामिल है, सूबाई हुकूमत शामिल है, लेकिन सूबाई हुकूमत वही बोलेगी जो अल्फाज उन्हें वफाकी हुकूमत फराहम करेगी। यानी सूबाई खुद मुख्तारी का सिर्फ नाम होगा, असल इख्तियार इस्लामाबाद के पास होगा। जमीन पर कंट्रोल। सेक्शन 29H के मुताबिक वफाकी हुकूमत को यह इख्तियार दिया गया है कि वो न्यूक्लियर एनर्जी, तेल या गैस के लिए किसी भी सूबाई इलाके में दाखिल हो सके।
हालांकि इस मकसद के लिए पहले ही कवानीन मौजूद हैं, तो फिर इस खसूसी इजाजत की जरूरत क्यों है? यह दरअसल सूबे की जमीन पर कंट्रोल हासिल करने का एक नया रास्ता है, जबरी शराकतदारी। सेक्शन 2 के मुताबिक जिन पुराने या नए बड़े कानकुनी के मुआहदों के मालिकान निजी कंपनियां हैं, इन सबको लाजमी तौर पर हुकूमत के इदारों के साथ मुश्तरका मुआहदा ज्वाइंट वेंचर करना होगा, वो भी हुकूमत की शराइत पर। यानी प्राइवेट कंपनियों को जबरदस्ती कहा जाएगा कि वो अपनी मलकियत हुकूमत के साथ शेयर करें। यह अमल ब्लैकमेलिंग या जबरी कब्जे जैसा है। गैर मुल्की रियासती कंपनियां और हुकूमती इदारे यानी इज इक्वल टू हुकूमती इदारे। सेक्शन 2 के मुताबिक वो कंपनियां जिनमें ज्यादा शेयर किसी गैर मुल्की हुकूमत की मलकियत में हो, इन्हें भी रियासती इदारा शुमार किया जाएगा। यानी गैर मुल्की हुकूमतें भी यहां आकर हमारे वसाइल की मालिक बन सकती हैं। ये अब शिक शामिल हो गई है कि गैर मुल्की हुकूमतें, अमेरिका की हुकूमत, यूरोप की हुकूमत, किसी भी मुल्क की हुकूमत, वो यहां पे आकर शराकतदार बन सकती है, जमीन की मालिक, वसाइल की मालिक बन सकती है, और इन्हें मकामी हुकूमती इदारों जैसा दर्जा दिया जाएगा। ये बात ना सिर्फ नाकाबिल फहम है, बल्कि कौमी सलामती और मकामी मफादात के लिए खतरनाक है। अब खुलासा यह है कि यह कानून बज़ाहिर तरक्की और बेहतरी के लिए पेश किया गया है, मगर इसके अंदर छुपे कई ऐसे नुकात हैं जो वफाकी हुकूमत को आईनी दायरा कार से बाहर लाकर ताकत दे रहे हैं, निजी कारोबार पर जबरदस्ती करवा रहे हैं, गैर मुल्की हुकूमतों को फायदा पहुंचा रहे हैं, और सबसे बढ़कर खैबर पख्तूनख्वा की खुदमुख्तारी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। यह कानून ना सिर्फ आइन की खिलाफ वर्जी है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल, मकामी रोजगार और अवामी मफाद के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। अब यह जनाब इसकी एक समरी है जो रिजवान गलज़ी साहब ने इसको पेश कर दिया है, और यह बाकायदा उसी बिल के अंदर लिखा हुआ है, और उस बिल के अंदर जो शिक्के हैं वो बाकायदा बयान करके उसका मतलब भी यहां पे बताया गया। देखिए, बजाय इसके कि आवाम को मुतमईन करने के लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं, वजीर आला अपने स्टेटमेंट जारी करे, यानी यही वजीर आला अली अमीन गंडापुर एक स्टेटमेंट जारी करते थे ना, वीडियो, कि मेरे कायद का हुक्म है, हमने निकलना है, हम एहतजाज करने जा रहे हैं, जलसा करने जा रहे हैं, जुलूस करने जा रहे हैं। जब भी कभी एक्टिविटी होती थी उससे एक दिन पहले अली अमीन गंडापुर का बयान आता था, पूरा पाकिस्तान अली अमीन गंडापुर के पीछे खड़ा हो जाता था। अली अमीन गंडापुर को एक हीरो की तरह, एक सिपासालार की तरह लिया जाता था इस पार्टी में। लेकिन अभी लोग तनकीद कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर का या उनके भाई का जो भी स्टेटमेंट आता है, लोग उसके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इमरान खान साहब के जो वफादार तरीन साथी है, उनके मुंह से भी अगर किसी से निकल गया कि यह बिल अच्छा है, तो लोग उनके ऊपर भी चढ़ दौड़े हैं। आपके सामने मिसालें मौजूद है कि मुराद सईद के साथी है, 3-4 बड़े जबरदस्त नौजवान हैं, उन्होंने जब इस बिल के बारे में, उनके ऊपर भी तनकीद शुरू हो गई। लिहाजा लोग अब नहीं सुनना चाहते। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 3 मुतालबात सामने आए हैं। एक मुतालबा यह सामने आया कि बैरिस्टर सैफ को फारिग किया जाए। एक और मुतालबा जो सामने आया वो इस बिल के हवाले से सामने आया कि जनाब ये जो बिल है ये बिल्कुल पास ना किया जाए, और इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा भी सामने आया। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो बड़ी गर्मी है इस बिल को लेकर। अब मैं बिल्कुल आसान तरीका बताता हूं इस बिल को पास करवाने का। अब मेरे वीलॉग के बाद फिर गंडापुर साहब कहेंगे या उनके बाकी लोग कहेंगे, वो शुरू हो जाएंगे बोलना कि जनाब इतना अच्छा बिल है, इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हम खैबर पख्तूनख्वा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये मुल्क से बाहर बैठे हुए साजिशी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इन्होंने उठा के वो शहबाज गिल की मंजी ठोक देनी है, कभी इन्होंने किसी को कुछ कहना है, कभी किसी को कुछ कहना है, इन्होंने सब पे अटैक कर देना है। तो मैं आसान तरीका बताता हूं मेरे भाई आपको। आप जाएं इमरान खान साहब से मिलने जेल में, और जेल में जाकर इस बिल के ऊपर बजाय कि आप सारी दुनिया को ब्रीफिंग और सफाइयां देते फिरे, आप जाकर एक ब्रीफिंग दें इमरान खान को इस बिल के हवाले से। इमरान खान को आप जाकर बताएं कि जनाब ये बिल आ रहा है, बहुत अच्छा बिल है, उनको कायल कर लें आप। इमरान खान पढ़े लिखे आदमी है, आप लोगों से ज्यादा समझदार हैं, वो जैसे ही बिल को सुनेंगे, समझेंगे, वो आपको कहेंगे ओके करो। तो इमरान खान की बहन की मुलाकात करवा दें इमरान खान से, और इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी बहन को कह दें कि बाहर जाके अनाउंस कर दो कि इमरान खान को इस बिल पे कोई एतराज नहीं है, लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये बिल पास कर दे। अगर आप ये कर देते हैं तो कमाल हो जाएगा। अगर आप ये कर देते हैं और इमरान खान साहब बिल के ऊपर कोई एतराज नहीं करते तो कमाल हो जाएगा, और ये बिल पास भी हो जाएगा। इमरान खान को आप मुतमईन कर दें, कौम खुद ही मुतमईन हो जाएगी। ये कौम एक आदमी के पीछे चल रही है, और इस वक्त तो ऐसा लगता है कि आंखें बंद करके पीछे चल रही है। आप उस आदमी को मुतमईन करें, पूरी कौम खुद ही मुतमईन हो जाएगी। ये सबसे आसान फार्मूला है। अगर आपको ये करना है तो आप करके देख लें, बड़े आराम से ये हो जाएगा। लेकिन एक गुजारिश है कि इमरान खान के पास बिल वही वाला लेकर जाइएगा जो असेंबली से पास करवाना है। ये ना हो कि इमरान खान के पास कोई और बिल ले जाएं, जैसे जाली अखबार पहुंचाए जाते हैं
तो इमरान खान के पास वही बिल लेकर जाए जो असेंबली से पास करवाना है, वो उसी बिल के ऊपर अपनी राय दें और उनकी बहन उसी बिल के ऊपर आकर बाहर बताए कि जनाब ये है, तो ये इसका बंदोबस्त कर ले, बाकी सब ठीक हो जाएगा। एक और चीज जो है नाजरीन वो खबर है, और खबर ये है कि दो चीजों पे सलमान अकरम राजा साहब ने स्टैंड लिया हुआ है, और ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है बिल के मामले पर, वो ये कह रहे हैं कि इसमें बिल्कुल जल्दबाजी ना किए जाए, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, इसमें मुशावरत किया जाए, इस बिल को जो है वो पढ़ा जाए, पढ़ के इसको एनालाइज किया जाए, उसके बाद जो है वो आपने बिल को मंजूर करना है या नहीं करना वो फिर आप बाद में कर लें। दूसरा वो ये कहते हैं जो मुलाकातों का मामला है इसमें चंद लोगों की मुलाकातें हो जाती हैं, बाकियों की नहीं होती, ये क्यों होता है? यानी आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मिलने गए थे साहबजादा हामिद रजा साहब को, और जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं इनको पीछे रोक लिया गया, और एक और साहब हैं, इन तीनों को पीछे रोक लिया गया, और आगे पहले चले गए थे उमर अयूब साहब और नियाजुल्लाह नियाजी साहब, तो इन्हें नहीं जाने दिया गया। आज फिर जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी गई, अदालती अहकामात मौजूद थे, सलमान अकरम राजा साहब जो कोऑर्डिनेटर हैं उनकी दी हुई लिस्ट मौजूद थी, लेकिन जेल हुकाम ने इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई इन लोगों की। अब जेल हुकाम ने इमरान खान साहब से मुलाकात क्यों नहीं करवाई? ये तो एक अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। अब यही फड्डा पड़ा हुआ है बैरिस्टर गौहर में और सलमान अकरम राजा साहब में। बैरिस्टर गौहर साहब शरीफ आदमी है, इमरान खान साहब के साथी हैं, ऐसा नहीं है कि वो इमरान खान साहब के साथ कोई धोखा या गद्दारी कर रहे हैं, लेकिन मामला यह है कि वो सिस्टम के साथ चलना चाहते हैं। शरीफ बहुत ही शरीफ आदमी है, वो किसी से कोई पंगा लेने नहीं चाहते। पहली दफा कल उनके मुंह से कुछ सख्त लफ्ज मैंने सुना है या जुमला सुना है, और बड़ी खुशगवार सी हैरत हुई है कि कम से कम कुछ तो बोले बैरिस्टर गौहर साहब। तो ये बैरिस्टर गौहर साहब चलना चाहते हैं सिस्टम के साथ, जबकि सलमान अकरम राजा साहब चलना चाहते हैं आईन और कानून के साथ। बैरिस्टर गौहर जो है वो लचक दिखाना चाहते हैं, कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है। सलमान अकरम राजा साहब जो है वो आइन और कानून के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते, वो कहते हैं सिस्टम को हम चैलेंज करेंगे। ये कैसे हो सकता है कि जेल में बैठा हुआ एक आदमी फैसला करे कि जनाब आपने इमरान खान से मिलना है या नहीं मिलना, और वो लिस्ट बना के एस्टेब्लिशमेंट दे दे कि ये बंदा मिलवा। वो अब ये कहते हैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग मिलने जाते हैं उन्हें कौन भेज रहा है। देखिए ये बड़ी सीरियस बात है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को फिर से नहीं मिलने दिया गया इमरान खान साहब से, और कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि जब तक ये बिल पास नहीं होगा इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया जाएगा, ताकि ये बिल पास हो जाए। अगर इमरान खान साहब ने कहीं कह दिया ना कि बिल पास नहीं होना, फिर तो सारे उल्टे भी लमक जाए ना, तो ये बिल पास नहीं होना, फिर तो जो मेरा जराए जिन्होंने दावा किया है वो भी उल्टे लटक जाए, तो ये बिल पास नहीं होना। सुन रहे हैं तो आप ये बात याद रखें कि अगर इमरान खान ने ना कर दी इस बिल को पास नहीं करना, तो खैबर पख्तूनख्वा की इस असेंबली से आप ये बिल तो कभी पास करवाने से रहे, ये कभी पास नहीं होगा, जो मर्जी आप कर लें। उमर अयूब साहब ने जनाब कोई नाम नोट किए पुलिस वालों के वहां पे जिन्होंने रोका। वैसे क्या फायदा बेचारे, ये तो सारे कठपुतलियां हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो जाके अदालत में नाम देंगे, जनाब ये वाले पुलिस वाले जिनको हमने आपके ऑर्डर दिखाए इन्होंने मुलाकात नहीं करवाई, तो इनसे पूछें इन्होंने क्यों मुलाकात हमारी नहीं करवाई है। बहरहाल कुछ सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ बैरिस्टर गौहर में और सलमान अकरम राजा में। जब ये जेल से वापस गए थे, केपी हाउस पहुंचे, तो वहां पे सख्त जुमलों का तबादला हुआ दोनों के अंदर, और बैरिस्टर गौहर जो है वो अपनी बात पे अड़ गए और सलमान अकरम राजा साहब इस बात पे अड़ गए कि आप लोग क्यों मिलते हैं जाकर, आपको अंदर जाना ही नहीं चाहिए, हुकूमत को चैलेंज करना चाहिए, सिस्टम को चैलेंज करना चाहिए कि भाई कानून और आइन के मुताबिक चलो। हम जाकर अदालत से इजाजत लेते हैं, अगली दफा अदालत में हम शिकायत लेकर जाते हैं, और अदालत के अंदर आके जेल वाले कहते हैं जी ये बंदे हमने मिलवा दिए थे, हमने लिस्ट कोई और दी होती है, मिल के कोई और आ जाता है। इमरान खान साहब जेल के अंदर से कहते हैं कि मैं किसी और को बुलाता हूं, मिलने मुझे कोई और आ जाता है, मैं किसी और से मिलना चाहता हूं। तो वो ये मजाक ही हो रहा है। अदालत ने भी ऑर्डर दे दिया है इमरान खान साहब की बहनों से इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई जाए, और ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनके मुताबिक ये मुलाकात करवाई जाए। ये रावलपिंडी के जज हैं अमजद अली शाह साहब, उन्होंने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को इमरान खान की बहन अलीमा खान समेत फैमिली मेंबरान की इमरान खान से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक मुलाकात करवाने का हुक्म दिया है। नादरीन 4.5 माह हो गए हैं, सालार काकर और बहुत सारे लोग अंदर हैं, हजारों लोगों को अंदर किया हुआ है हुकूमत ने। अब 4.5 माह गुजरने के बाद जो इनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दिया गया था, उसमें 20 कारकुनों समेत सालार काकड़ को अब डिस्चार्ज कर दिया गया, यानी मुकदमा ही झूठा निकला। 4.5 महीने लग गए,
4.5 महीने, इन 4.5 महीने अगर आप किसी आदमी को अंदर रख के टॉर्चर करते जाए तो आप कितना कुछ हासिल कर लेते हैं। यानी 4.5 महीने में यह आदमी एक तहरीक चला सकता था, जलसे जुलूस कर सकता था, अपने आईनी और कानूनी हक को इस्तेमाल कर सकता था। इसके सारे हकूक रोक दिए गए। 4.5 महीने गिरफ्तार रखने के बाद अगर इसको अब छोड़ा भी जाएगा, अव्वल तो भी पता नहीं किसी और में डाल देंगे, अब अगर छोड़ा भी जाएगा 4.5 महीने के बाद, तो आपने 4.5 महीने तो इसके खा लिए आपने। बहरहाल दहशतगर्दी के मुकदमे में डिस्चार्ज हो गए हैं सालार काकड़ साहब और 4.5 माह के बाद हुए। यह है पाकिस्तान का अदालती निज़ाम। नादरीन, एक बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट है और यह स्टेटमेंट दिया है गवर्नर सिंध ने। गवर्नर सिंध हर थोड़े अरसे के बाद कहते हैं कि मैं शरीफ खानदान से आगे निकलकर दिखाऊंगा, जो मर्जी कर लो, मैं उनसे बेहतर हूं उस काम में जिसमें वो माहिर है। और शरीफ खानदान किस काम में माहिर है आप सब अच्छी तरह जानते हैं। गवर्नर सिंध ने स्टेटमेंट दिया कि सिपा सालार आसिम मुनीर मईशत की हिफाजत कर रहे हैं। तो भाईजान, मुल्क की हिफाजत कौन कर रहे हैं? फिर आप फिर जो है वो डाकियों को लगा दे मुल्क की हिफाजत पे। वो भाई जिसका काम है उसने वो काम करना है। अगर आप ये कह देते कि आसिम मुनीर मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं या सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं तो कितना अच्छा लगता सुनने में कि आसिम मुनीर साहब सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, जो उनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके लिए कौम टैक्स देती है, जिसके लिए कौम अपना खून पसीने की कमाई में से एक बड़ा हिस्सा निकालकर अपने दिफा पे खर्च करती है, कि वो मुल्क के दिफा की हिफाजत कर रहे हैं, मुल्क का दिफा कर रहे हैं। अगर ये कहते तो अच्छा लगता। मईशत की हिफाजत कर रहे हैं, उनका काम ही नहीं है। ना उन्होंने जिंदगी में मईशत पढ़ी है, ना उन्हें मईशत की समझ होनी चाहिए। मैं बीएससी मैं इकोनॉमिक्स में मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, 4-5 साल पढ़ी है। मैं कभी क्लेम ही नहीं कर सकता कि मुझे कुछ इकोनॉमिक्स का पता है। वो इसके लिए बड़ा तजुर्बा चाहिए, बहुत वसी तजुर्बा चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है कि मईशत की हिफाजत एक ऐसा शख्स करे जिसका मईशत से ताल्लुक ही कोई नहीं है, उसका तजुर्बा ही कोई नहीं है। तो ये जब तक लोग अपना अपना काम नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा। नवाज शरीफ साहब के दिल में अब वजीर आजम बनने की ख्वाहिश नहीं है, ये नुसरत जावेद साहब ने फरमाया। ये मैं नुसरत जावेद साहब की बात से इत्तफाक करता हूं, लेकिन एक एडिशन करना चाहूंगा कि अंगूर खट्टे हैं। जब लोमड़ी को काफी छलांगे मारने के बावजूद वो लोमड़ी अंगूर के गुच्छे तक नहीं पहुंच सकी ना, तो उसने जाते हुए अंगूरों को देखा और देखकर कहा कि अंगूर खट्टे हैं, कि मैनू मिलने तो है नहीं, चलो अपना दिल खराब करने की बजाय अपने आप को तसल्ली दे देते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। आए तो मियां साहब चौथी दफा वजीर आजम बनने थे और आकर उन्होंने वजीर आजम बनने के लिए कबूतर भी उड़ाए थे, लेकिन अवाम ने मियां साहब के तोते उड़ा दिए। ये है टोटल कहानी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।